Hello everyone, you're most welcome in my channel Study with Mithilesh Nagar. I hope you are guys are fit and fine. आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का क्लास 6 चैप्टर 3 जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट। इस एजेंट समझ एजेंट को देखो आप एक हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक बोलते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, अब जिसको जैसे बोलना हो वो ऐसे बोल सकता है। यानी सरकार क्या है? सरकार क्या है? सरकार एक ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ अ कंट्री। सरकार क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करती है? मैनेज करती है किसको? हमारे कंट्री के जितने भी अफेयर्स हैं। अफेयर्स मीन्स यानी मामले विवाद, चाहे वो हमारी गरीबी से रिलेटेड हो, चाहे बेरोजगारी से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, या चाहे दूसरी कंट्री से रिलेटेड हो, जितने भी हमारे कंपनी में जिस फील्ड से रिलेटेड हो, उन से रिलेटेड जितने भी हमारे अफेयर्स होते हैं, ठीक है, विवाद होते हैं, उनको मैनेज करती है कौन? हमारी सरकार। उसी को कहते हैं हम सरकार। ठीक है, A group of people managing the affairs of a country is called a government। सिंपल शब्दों में कि गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट वो होती है जो हमारे देश में जिस तरीके की परिस्थिति आती है उसको संभाले, उससे रिलेटेड निर्णय ले, ठीक है, निर्णय ले और काम करने के लिए, क्योंकि सरकार की जरूरत होती है। अब जितने भी ये निर्णय लिए जाते हैं वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी मैटर से रिलेटेड, जैसे कि सड़कें बनवानी है, स्कूल बनवाने हैं, ठीक है, अगर ज्यादा महंगाई हो जाती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, ठीक है, या किसी बिजली की कभी कभी बहुत ज्यादा आपूर्ति हो जाती है तो उससे कैसे सुलझा जाए, ठीक है, और कभी कभी आपको पता होगा कि हमारे कुछ सामाजिक मुद्दे भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे सुलझाया जाए। या सरकार क्या करती है? गरीबों के लिए नई नई स्कीम्स चलाती है, नई नई कार्यक्रम चलाती है। इन सब के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है। ठीक है, और सरकार क्या करती है? इन सब में अपना महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और उस पर काम करती है। उसी को क्या कहते हैं? हम सरकार कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, वन सेकेंड। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार, ठीक है, हमारी डेली रूटीन में हमें सरकार की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमारे देश में सरकार ना हो तो हमारी देश अस्त व्यस्त हो जाएगा, सबकी लाइफ एकदम बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा अगर सरकार नहीं होगी। तो हम देखेंगे सरकार की कार्य क्या है और क्यों सरकार हमारे देश में जरूरी है और क्यों सरकार इतना इनिशियल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। ये क्या करती है? हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज है उस पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किससे? अदर कंट्रीज से। आपको पता है कि हमारी कंट्री 7 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। 7 कंट्री कौन है? हमारी पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। ठीक है, इन सब से बाउंड्री शेयर करती है। अब वो बाउंड्री में क्या होता है? हर एक कंट्री किसी ना किसी पार्ट को ऑक्युपाई करने की चेष्टा में रहती है। ठीक है, तो वहां पे प्रोटेक्ट करती रहती है। जो आर्मी लगी होती है वो 24 घंटे अपनी नजरें लगाए रखती है, ठीक है, ताकि वहां पे पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। और ये हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है कि वो अपनी कंट्री के साथ साथ अपनी कंट्री में तो शांति बनाए रखे, साथ के साथ दूसरी कंट्री से भी अपने अच्छे रिलेशंस बनाए रखे, ताकि किसी प्रकार की कोई विवाद देखने को ना मिले। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाए तो आपको पता होगा कि हमने कितने वॉर किए हैं। ठीक है, अपन अलग कंट्रियों से कितने वॉर लड़े हैं, जैसे कि हमने पाकिस्तान के साथ भी 1971 में, ठीक है, फिर 1965 में हमने चाइना के साथ वॉर किया था, ठीक है, और फिर ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के साथ हमने वॉर किया था। ये क्या है? ये हमारी बाउंड्रीज को लेके हमेशा कंफ्लिक्ट होते रहते हैं, तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे कंट्री में पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखे।
ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा, गवर्न द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारी कंट्री है, उसकी जो लैंड है, उस पे क्या किए, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसको इजिली वे में रन आउट करा सके, ठीक है, फुलफिल करा सके। हमारी कंट्री क्या, हर एक कंट्री के अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें फुलफिल कराना बहुत ही जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। यानी जो हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड कराना, यानी टाइम टू टाइम रिनोवेशंस कराना, जैसे कि डैम्स बनाना, ठीक है, और स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, सड़कें बनाना, ठीक है, सड़कें बनाना, और भी बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस अरेंज करना। ये सारे किसके काम है? ये हमारे सरकार के काम है, ठीक है, सरकार ही ये सारे काम करवाती है। थर्ड फोर्थ पॉइंट है, लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। इसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, यानी आपको पता होगा कि यहाँ पे लोगों की वेलफेयर पे ध्यान रखना चाहिए, यानी उनका जो सेवा कल्याण है, उस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। कभी कभी एजुकेशन पे बीच में विवाद हो जाता था कि जैसे एजुकेशन को इतना वो कर दिया जाता है, मतलब महंगा कर दिया जाता है कि जो हमारी आम जनता है या जो गरीब है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे के जो लोग हैं, वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऐसे स्कीम्स चलाए जाए ताकि वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सके। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम भी चलाई है, कौन सी, सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये हमारी सरकार के ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। अगेन वही कि अगर हमारी सरकार ने किसी प्रकार के कोई लॉ और ऑर्डर बनाए हैं, तो उनको मेंटेन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, ठीक है। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे, तो वही हमारी कंट्री में दंगे फसाद हो जाएंगे, ठीक है, लड़ाइयाँ होने लगेगी, रियोट्स होने लगेगी, रैलियां होने लगेगी, सब अपने आप को सुपीरियर मानने लगेंगे। तो उन चीजों को नजर में रखते हुए सरकार क्या करती है, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करवाती है। प्रोवाइड एड टू पीपल अफेक्ट बाय नेचुरल डिजास्टर। यानी आपको पता है नेचुरल डिजास्टर पे तो किसी का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, फ्लड्स, अर्थक्वेक ये कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे लोगों को सेफ्टी प्रोटेक्शन करवाना, ठीक है, उन्हें हेल्थ हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उन्हें अच्छी जगह पर ले जाना, ऊंची जगह पर ले जाना, जहां से वो इजिली सरवाइव कर सके। जैसे कि करंटली अब आपको देख रहे होंगे कि हमारी यमुना नदी उफान पे है, जिसकी वजह से काफी एरिया में, काफी इलाकों में पानी भर चुका है, ठीक है, वहां का जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है, अब हमारी सरकार यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो और क्रुशियल जो रोल है, वो यहाँ दिखाई देता है। सरकार ने अपने नए नए एनएसएस के कैंप्स लगा रखे हैं, ठीक है, शिविर्स लगाए हुए हैं, लोगों को सेफ जगह पे ले जाया जा रहा है, उनके लिए खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है, और लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर करा किया जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी सेफेस्ट जगह पे जाए, ठीक है, अपने आप को सिक्योर रखे। ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट की है, ठीक है। यानी फ्लड जैसी सिचुएशन अभी हमारे इंडिया में चल रही है, जिसमें हमारी दिल्ली पानी पानी हो गई है, यानी जल से बिल्कुल ढक चुकी है, ठीक है। Next, it is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और इसी के साथ साथ हमारी सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि उसको इंश्योर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे भारत का सिटीजन है, हमारे भारत के नागरिक है, उन्हें यह देखना कि वो भूखे पेट तो नहीं सो रहे हैं, या उनकी हेल्थ फैसिलिटी सही है या गलत है, ठीक है। इस तरीके से सारे, क्योंकि अब देखो जैसे नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन आ गई, तो इस समय वैसे भी खाने पीने की किल्लत होने लगती है, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, बीमारियां फैलने लगती है बहुत ज्यादा। तो इस समय क्या होती है, सरकार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके लोगों को क्या करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि कोरोना वाले टाइम में आपने देखा होगा कि अगर हमारी सरकार मेन रोल प्ले नहीं करती, तो आज जितने लोग मरे थे उससे तीन गुना, चार गुना लोग मर सकते थे। उन्होंने टाइम पे क्या किया था, टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाई थी, ठीक है, उसका एंटीडोट सर्च किया था, वो लोगों को प्रोवाइड किया, ठीक है, अवेयरनेस कराई, टाइम टू टाइम कैंप लगाए। ये सब क्या है, ये हमारी सरकार के ही कार्य है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? इसमें हमने फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, और भी बहुत सारे हमारे फंक्शंस है, ठीक है, लेकिन हमें एनसीईआरटी के थ्रू चलना है। एनसीईआरटी में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो यही थे, ओके।
नेक्स्ट लॉ एंड द गवर्नमेंट, यानी हमारे कानून और हमारी सरकार। अब ये क्या है, यानी कानून और सरकार, ये इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ही क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है, अगर कानून है, ठीक है, ये समझो, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट है, हमारे पास गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे पास कोई लॉ नहीं है, तो गवर्नमेंट की कौन सुनेगा, कोई सुनेगा, कुछ नहीं मानेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, हीन है। इसी प्रकार अगर हमारे पास कानून है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, तो वो भी व्यर्थ है, कानून भी व्यर्थ है। तो सेम ऐसे ही ये दोनों ही इंटर रिलेटेड है और दोनों ही जरूरी है एक कंट्री के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट भी जरूरी है, लॉ भी जरूरी है, तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दीज, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है, और जो हमारी एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो, यानी हमारी कंट्री का जो हर एक सदस्य है उसको ये फॉलो करने होते हैं, ये उनका कर्तव्य बनता है। अगर वो इन कानूनों को फॉलो नहीं करता तो उसे क्या करना होता है, उत्तरदायी मतलब इरिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, और उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने पनिशमेंट भी तैयार कर रखी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यानी ये एक ऐसा वे है जिससे हमारी सरकार क्या इजिली काम कर सकती है, लोगों को लोगों को किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य कर सकती है। ठीक है, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, इसी की वजह से जो हमारी सरकार है वो किसी भी मुद्दे पर डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और सिमिलरली इट हैज द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजन, और वो लोगों को बाध्यकारी होता है, यानी लोगों को एप्लीकेबल करना पड़ता है, वो उनके लिए एक तरीके से डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन जाती है। अगर वो उसको फॉलो नहीं करते तो उसके बिहाफ पे भी उन्हें पेनल्टी या फिर जुर्माना या फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जो लोग हमारे गवर्नमेंट के बनाए हुए कानूनों को फॉलो नहीं करता या उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जैसे कि देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट द ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव अ लाइसेंस। अगर कोई सड़क पर कोई भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है मोटरसाइकिल से, तो उसे लाइसेंस और हेलमेट कैरी ऑन करना कंपल्सरी है। ठीक है, ये हमारा एक रूल बन गया। अब जो पर्सन ये नहीं करता तो उसे क्या करना होता है, उसे या तो जेल जाना पड़ता है या उसे हैवी फाइन चार्ज करवाना पड़ता है। ठीक है, अब वो अमाउंट ऑफ मनी डिपेंड करता है हर एक स्टेट का, कोई किस मतलब कभी ये अप एंड डाउन होता रहता है, जब सिचुएशन ज्यादा गंभीर होती है तो मनी को रेज किया जाता है, जब कम होती है तो पेनल्टी को कम किया जाता है, तो ये डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ द रिलीजियंस और कास्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी कंपनी कोई कंपनी क्या करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है कि उसमें किसी मतलब स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक रिलीजन के पर्सन को जॉब के लिए हायर नहीं करती। ठीक है, तो वहां पे क्या, वहां पे एक तरीके से रिलीजन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसे उसमें अगर कोई ही एंड सी अप्रोच करता है कोर्ट में, तो उसको क्लेम करता है दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड, और वो यह क्लेम करने की कोशिश करता है कि वहां पे ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो वहां पे जो कोर्ट है हमारी वो क्या करती है, ऑर्डर देती है और शुड बी डन, और यह जब यह निर्णय लेने में हेल्प करती है कि जो भी ये चीजें हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसके बिहाफ पे उसके अगेंस्ट पे उसको फुलफिल करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे लॉ एंड द गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने इसमें पढ़े हैं। नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी अब हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी क्या एक संस्था है, एक लोगों का समूह है जो स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, अपने काम को अपने मतलब निर्णय लेना, ठीक है, लॉ कानून बनाना, उनको इम्प्लीमेंट कराना, उन्हें एक्सिक्यूट कराना, ये सारी चीजें एक क्या होती है, एक सीढ़ी नुमा होती है। ठीक है, सीढ़ी बाय सीढ़ी ऐसे होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे कुछ लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। नेशनल लेवल समझते हो, यानी राष्ट्रीय स्तर पर पूरे पे। स्टेट होता है हमारा राज्य स्तर पर, और लोकल होता है हमारा ग्रामीण लेवल पर। ठीक है, यानी नेशनल क्या होता है, द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर
कंट्री यानी हमारी पूरी कंट्री से रिलेटेड होता है ये, कि ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। जैसे कि अगर कोई लॉ हमने बनाया है तो वो पूरे नेशनल लेवल को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तो हम सिंपल बस इनका मीनिंग समझेंगे, लेकिन 7th क्लास की बुक में ये एक चैप्टर पूरी डिटेल में दे रखा है कि नेशनल लेवल में जो नेशनल लेवल जो गवर्नमेंट है उसमें कितने आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 100 आइटम्स को इंक्लूड किया है, स्टेट लेवल में 62 आइटम्स को इंक्लूड किया ऐसे, और लोकल लेवल पे 52 आइटम्स को इंक्लूड किया, ठीक है। जिसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है, जैसे कि नेशनल लेवल पे हमारे क्या होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पे हमारे अ, उससे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को देखा जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी से लेकर इशू को देखा जाता है, ठीक है। जो हमारी आर्मी होती है तीनों, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हम नेक्स्ट चैप्टर में मतलब नेक्स्ट क्लास के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस सिंपल इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। तो नेशनल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें नेशनल लेवल को यानी पूरी कंट्री को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाते हैं। और स्टेट लेवल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा एंड आसाम। इसमें केवल एक स्टेट को ही ध्यान में रखकर क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि हरियाणा है, अब हरियाणा में क्या है, हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो वो केवल हरियाणा में एप्लीकेबल होगा। ऐसी असम में है, असम से रिलेटेड कुछ भी हमें कोई रूल्स बनाने हैं, कोई नया स्कीम्स लानी है या कोई नई कुछ कार्यक्रम करना है, तो वो हम असम के लोगों के लिए बाध्यकारी होगा, वो पूरी एंटायर नेशनल लेवल पे नहीं होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है लोकल। लोकल होता है जो हमारे विलेजेस, टाउन या लोकेलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जैसे हमारे गांव हो गए, हमारे शहर हो गए, छोटे छोटे कस्बे हो गए, उनमें जितने भी डेवलपमेंट होती है, उनमें जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, वो सारे हमारे लोकल लेवल गवर्नमेंट कहलाते हैं, ठीक है। इसी में ही हमारी पंचायती राज सिस्टम आता है, ठीक है। और स्टेट पे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारी गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे गवर्नमेंट के लिए। जैसे कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट के लिए ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना हम अपनी गवर्नमेंट को रन आउट नहीं कर सकते इजिली और स्मूथली, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एंड जुडिशरी क्या होता है। लेजिस्लेटरी होती है यानी हमारी इसको कहते हैं हम कार्यपालिका। एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, एक होती है न्यायपालिका, ठीक है। यानी लेजिस्लेटर को बोलते हैं हम विधायिका, ठीक है। क्या बोलते हैं, विधायिका। विधायिका का क्या काम होता है, ये बनाती है कानून पूरी सरकार के लिए, यानी हमारी कंट्री के लिए लॉ बनाती है, ठीक है। बनाती है लॉ, ठीक है। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर के अंदर कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा आती है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका यानी जो हमने लॉ बनाया है उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारी किसका, कार्यपालिका का होता है, ठीक है। कि कोई भी कानून जो बना है वो क्या इम्प्लीमेंट करने योग्य है या नहीं, यानी उसको सारे अच्छे से देखना हमारे किसका, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी क्या होती है, इसे ही बोलते हैं हम न्यायपालिका, ठीक है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गवर्नमेंट में, क्योंकि न्यायपालिका हमारा इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है और जबकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। वो भी अभी हम समझेंगे। जुडिशरी क्या करती है कि मेक श्योर दैट द लॉज आर ऑबेड। यह देखने में हेल्प करती है कि जो भी हमने कानून बनाया है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। क्या वो जनता के लिए जो बनाया गया है वहां पे वो सुटेबल है या नहीं, वो सारी चीजें, ठीक है, गहनता से निष्कर्ष करके उसका विचार करके उसको क्या किया जाता है, एप्लीकेबल किया जाता है, कहाँ पे, जुडिशरी में। और जुडिशरी में ही हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आती है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इस पे पढ़ेंगे सॉरी, कि जो हमारे लेजिस्लेटर और जो एग्जीक्यूटिव है ये दोनों इंटर रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि अगर लेजिस्लेटर कानून बनाएगी तभी तो एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो क्या होगा, कोई भी
पे आके कोई भी अपने कानून को इम्प्लीमेंट कराने में कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अब हमारे लेजिस्लेटर यहाँ से हमारे जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, जैसे कि प्रेसिडेंट ने कोई कानून बनाया है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ने जो कानून बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो गया, इम्प्लीमेंट होने के बाद और जुडिशरी को लगा कि वहां पे कुछ दिक्कत है, ठीक है, यानी सोशली इवेंट से या कैसे भी किसी भी मुद्दे से लगा कि ये सेंसिटिव है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है, तो अगर जुडिशरी ने वहां पे यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया तो वो वापस जा सकता है, ठीक है, वो लॉ वापस जा सकता है। तो इसीलिए जुडिशरी क्या किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, ये अपने इसका जो अपना डिसीजन है वो ही सर्वव्यापी है। अंडरस्टैंड? तो ये हुए हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें हमारे टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, जिसपे ज्यादा ही फोकस किया है। लेकिन हम तीन तरह की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये ऑल दो 6 टाइप की गवर्नमेंट होती है, लेकिन हमें इतना डीपली नहीं जाना है, हमें सिंपल मेन वो पढ़ने हैं जो एक्चुअल में अभी क्या है, मतलब रूलिंग में है। अभी इस तरीके की गवर्नमेंट हम देख सकते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मोनार्की, सेकंड हमारा डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, थर्ड है हमारा डिक्टेटरशिप, ठीक है। जैसे कि इनके नाम तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मोनार्की जहाँ पे मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन का ही अधिकार हो, ठीक है, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा लोगों का शासन चलता हो। डिक्टेटरशिप जो केवल एक ही पर्सन होता है, ठीक है, वही डिक्टेटर करता है। डिक्टेटरशिप हम बोलते हैं ना कि ज्यादा डिक्टेटरशिप बनने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, इस तरीके से हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में वन बाय वन डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मोनार्की गवर्नमेंट, यानी मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे कि आप डायग्राम से देख के ही मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा मोनार्की, मोनार्की का मतलब समझो, मोनार्की होता है जहाँ पे किंग और क्वीन होते हैं, क्या, किंग और क्वीन यानी राजा और रानी होते हैं, हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। इनके पास क्या होती है, पावर होती है, क्या, डिसीजन लेने की और सरकार को चलाने की, ठीक है। यानी मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, राजा और रानी का अधिकार होता है, उसी के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं और उसी के द्वारा सरकार चलाई जाती है। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें भी कुछ लोगों का समूह होते हैं जो डिस्कस करते हैं किस पे, मैटर्स पे, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, वो केवल राजा रानी के हाथों में होता है, ठीक है। और राजा रानी का ही जो मतलब डिसीजन है वो ही सर्वव्यापी होता है, उसमें कोई भी ना तो अपनी सलाह दे सकता है, कि सलाह देने का उन्होंने बताया ग्रुप होता है लोगों का जो डिस्कस करते हैं मैटर्स में, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारे राजा रानी का ही होता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस, ठीक है। इसी से ही ये हमारी डेमोक्रेसी से अलग है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो क्या, एक्सप्लेनेबल होते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, ये एक्सप्लेन नहीं किए जाते, ठीक है, ना ही डिफाइन किए जाते हैं, केवल डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट पीपल डू नॉट हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, गवर्नमेंट पीपल को क्या होता है, अपने रूलर को चूज करने का कोई राइट नहीं है, किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सॉरी मोनार्की गवर्नमेंट में अपने रूलर को चूज करने का कोई राइट नहीं है। जबकि हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के द्वारा ही चुनी गई सरकार चलती है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो आया समझ में, मोनार्की गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जिसमें राजा और रानी का शासन चलता हो, राजा रानी का ही डिसीजन सबसे फाइनल होता है। इसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन वो डिस्कस करते हैं केवल मैटर्स में, और जबकि फाइनल डिसीजन हमारे मोनार्क का होता है, नहीं राजा रानी का होता है। इसमें जो राजा रानी का जो भी उसने डिसीजन ले लिया वो एक्सप्लेनेबल नहीं होते, डिफेंड नहीं होते, ठीक है, केवल वो डिसीजन मान्य होते हैं, ठीक है। और इसमें रूलर्स को चुनने का किसी भी पर्सन को कोई अधिकार नहीं होता, उनके पास किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होता। तो ये हमारी मोनार्क सिस्टम गवर्नमेंट यानी मोनार्की गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, वैसे तो बहुत सिंपल वे में समझाया है। नेक्स्ट हमारा डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जैसे कि आप पिक्चर से ही इजीली समझ सकते हो कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, और सारे क्या, और सारे अमुक होके सुन रहे हैं, ठीक है, यानी ये सारे क्या कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं और ये बोलता जा रहा है। तो इसे पढ़ेंगे, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स, यानी सारी पावर किसके पास है,
हैंड्स ऑफ वन पर्सन, यानी सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथों में है। इसमें भी ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, यहाँ वहां पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या होती है, ठीक है, यानी अ ग्रुप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीज लाइक, यहाँ पे जहाँ पे ऐसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, वहां पे इस तरीके की गवर्नमेंट एप्लीकेबल होती है, जैसे कि इजिप्ट और सीरिया, ठीक है, इस तरीके की गवर्नमेंट हम दो कंट्रीज में देखने को मिलती है, ठीक है, इजिप्ट और सीरिया, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कहते हैं। आपको पता है होगा कि हमारे जो हिटलर था उसने भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चलाई थी, ठीक है, यानी हिटलर ने जो बोला वही क्या है, फाइनल डिसीजन था, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद हिटलर की नीति से लोग परेशान हो गए थे और लास्ट में हिटलर को भी क्या करना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, यानी अपनी जान से जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि लोग कुछ टाइम तक ही ऐसे लोगों को सहन करते हैं, और जब उन्हें अपने अधिकार और अपने कर्तव्य पता लगने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या करने लगते हैं, वो भी फिर बगावत बगावत पे आ जाते हैं और वो अपने अधिकार लेकर रहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, जो कि हमारी फाइनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, क्योंकि यही इस तरीके की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है हमारी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि इसमें ही हमारी जो सरकार चुनी जाती है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये हमारे नेल्सन मंडेला ने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की, ठीक है। मैं इसकी इंक थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये नेल्सन मंडेला ने एक डेफिनेशन दी थी डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड, where is my cursor, political and decision making process without considering their race or colors, ठीक है, everyone has a voting rights। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि यहाँ पे लोगों को वोट डालने का अधिकार होता है। इवन वोट डालने का अधिकार के साथ साथ लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही सरकार को चलाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और जैसी इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में इसी तरीके की गवर्नमेंट क्या होती है, अम, मान्य होती है, ठीक है। और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बिना किसी रेस और कलर के डिस्क्रिमिनेट के लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे। एवरी पर्सन जो हमारे इंडिया का सिटीजन है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अपना रोल अपना योगदान दे सकता है और अपना नेता चुन सकता है फ्रीली, बिना किसी के रिस्ट्रिक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में हमारी दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो मेनली हमारे वहां पे देखी जाती है जहाँ पे जो हमारे पॉपुलेशन के मामले में बहुत छोटे कंट्री होती है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, वहां पे हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एवरी सिटीजन को अपना वोट देकर डिसीजन लेने का अधिकार होता है, जैसे कि एवरी अडल्ट सिटीजन वोट्स ऑन एवरी इश्यू ऑन विच अ डिसीजन इज टू बी टेकन, यानी जो डिसीजन लिया जाता है उसके आधार पर वो क्या करते हैं, वहां अपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे वास्ट पॉपुलेशन है वहां इस तरीके की डेमोक्रेसी नहीं कर सकते, ठीक है। दिस सिस्टम वर्क्स इन अ कंट्री विद स्मॉल पॉपुलेशन, और इस तरीके की जो कंट्री है, इस तरीके की जो डेमोक्रेसी है वो केवल कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन हो, ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कम पॉपुलेशन है, इसकी वजह से वहां पे हमारी क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सरकार। प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, इसमें मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हु टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। इसमें क्या होता है कि लोग अपने वोट डाल के अपने जो उनका नेता होता है, ठीक है, जो उनका चुना हुआ नेता होता है उसको ही उत्तरदायित्व कहा जाता है, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व कहा जाता है, वही उनके बिहाफ से सरकार
चलाता है, ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ज्यादातर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही देखने को मिलती है डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है, जैसे कि इंडिया, हमारे इंडिया में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या करती है, ये लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपना कीमती वोट डालते हैं और अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, ठीक है। प्रतिनिधित्व क्या करता है, आगे जाके सरकार को चलाता है, सरकार में अपना डिसीजन मेकिंग मेकर बनता है, ठीक है, लॉ इम्प्लीमेंट कराता है, सारे डिसीजन उसी के होते हैं। तो इसीलिए जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पार्ट है वही ज्यादा एप्लीकेबल होता है हमारे इंडिया में। ओके, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंटल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जहां पे इन दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली रन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। यानी जैसे कि लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव समझते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो सारे हमारे लेजिस्लेटिव में आते हैं, जो लॉ को क्या करते हैं, मेक करते हैं, यानी लॉ को बनाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी विधानसभा इसे हम बोलते हैं, ठीक है, विधानसभा में किसको कहते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके जो मंत्रिमंडल होते हैं वो सारे मिलकर ही क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाकर ही कानून को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सरकार हमारे देश में पाई जाती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमारी कंट्री में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रेसिडेंटल सिस्टम, जहाँ पे किसका प्रेसिडेंटल मीन्स राष्ट्रपति सिस्टम हो, यानी राष्ट्रपति शासन हो। तो हमारे देश में राष्ट्रपति शासन नहीं है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेटर एंड हेड्स द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट होता है और लेजिस्लेटर का हेड होता है, लेजिस्लेटर मतलब लेजिस्लेटर है ना जो हमारी, उससे इंडिपेंडेंट होता है, यानी उससे अलग होती है। ये प्रेसिडेंट का जो मतलब डिसीजन होगा वो ही फाइनल होगा। ये लेजिस्लेटर से किसी प्रकार से कोई लिंक नहीं है इसका, ठीक है। और ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंटल सिस्टम में यही सरकार का हेड होगा, यही इसी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन ही मान्य होंगे, ठीक है, यानी एप्लीकेबल हो गए। तो प्रेसिडेंटल सिस्टम हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट था हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो इंडिया में और हमारे जो ईवीएस सॉरी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसीलिए दिया है क्योंकि ये वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लास 6 के एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। कि दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। यानी ऐसी मतलब ये एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा साधन है जिसमें हमारी कंट्री के सभी एडल्ट को, एडल्ट समझते हो जो 18 साल से ऊपर हो, उनको वोट डालने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। वो अपने कीमती वोट से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ द प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। यानी गांधी जी ने जब इस तरीके की प्रैक्टिसेस देखी हमारे इंडिया में कि ये हमारे 1919 से पहले की बात थी, जब गांधी जी ने मतलब सर्वे किया और देखा कि लोगों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, ठीक है, और वो मतलब कोई भी मतलब हमारा हेड बन जाता है, कोई भी सरकार चला लेता है, किसी तरीके इस तरीके की चीजें आई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रैक्टिस को देखकर, अनफेयरनेस जो हो रही थी उसको देखकर उन्होंने डिमांड की, ठीक है, मांग की कि हमें क्या चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए, यानी हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। और दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट, और जब से ही इसका नाम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग रख दिया गया था। और ये अमेरिका की जो वुमेन थी उसको सबसे पहले वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला था, और जबकि वुमेन इन यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम इयर्स लेटर इन 1928। समझ रहे हो, सबसे पहले हमारे जब हम अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए तो 1935 में हमारी जब वो मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था हमारा, तो उस समय क्या हुआ था,
उस समय लोगों को केवल 13% पीपल को वोट डालने का अधिकार था, केवल 13% लोगों को। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पहले तो मतलब उसको मेल को ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स को भी अधिकार मिलने लगा। और वही ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, और जो कि इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका में वुमेन को वोट डालने का अधिकार कब मिला था, 1920s में, और यूके में कब मिला था, 1928 में। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद इसके बाद एक यहाँ पे एक कोटेशंस थी जो कि इम्पोर्टेंट है। ये हमारे गांधी जी ने लिखी थी जब उन्होंने यंग इंडिया पत्रिका छापी थी 1931 में। तो उन्होंने देखा लिखा था उसमें कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। यानी मैं इस चीज पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे माइंड में ऐसा आइडिया, कि लोगों के माइंड में ऐसा आइडिया आ रहा है कि जिसके पास वेल्थ है उसी को केवल क्या है, वोट डालने का अधिकार है। वेल्थ समझते हैं, संपत्ति है, ठीक है, धन है जिसके पास उसी को ही वोट डालने का अधिकार है। बट दैट अ मैन हु हैज गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। लेकिन ऐसा मैन जिसके पास करेक्टर है, ठीक है, करेक्टर है लेकिन वेल्थ नहीं है और लिटरेसी नहीं है, उसे किसी प्रकार का कोई वोट डालने का अधिकार नहीं है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट और हिज ब्रो डे इन डे एंड आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। यानी ऐसा पर्सन जो ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ पसीना खून पसीने की कमाई से दिन प्रतिदिन मेहनत से वोट डालने के लिए जाता है, तो उसे एज अ पुअर मैन कंसिडर करके उसे वोट डालना नहीं, उसे वोट डालने नहीं दिया जाता। तो ये क्या, ये एक तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी जो कि उनके मन को झकझोर दी थी। और जब से ही उन्होंने डिमांड की थी कि अभी एवरी सिटीजन को वोटिंग राइट्स होना चाहिए, और तभी से ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है एप्लीकेबल हो पाया था। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे कि 1899 में जो हमारे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थे उनके पहले सबसे पहले मताधिकार मिला था 1899 में। ठीक है, जबकि 1900 में ये जो वोटिंग मतदान था यानी जनमत संग्रह, ये हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, और जो हमारे इंडिया में मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार था 1999 में, उस टाइम से हमारे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, वोट डालने का अधिकार मिला था कब, चैम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसमें हमारी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट, यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन एंड इतना मतलब मेरी वीडियोस को देखने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक पहुंचाए जहाँ जो इस मतलब सिविक्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज पीपीटी के थ्रू जो लाई गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बुक से पढ़ना थोड़ा सा लेथार्जी हो जाता है, बोरिंग लगने लगता है, लेकिन जब हम उसको पीपीटी के थ्रू जो पॉइंट्स टू पॉइंट्स में पढ़ते हैं तो वो थोड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होता है, और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जल्दी फिट होता है, और उसको हम भूलते भी कम है। ठीक है, वो काफी लॉन्ग पीरियड तक चलता है। तो आज के लिए यही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।